हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बेटा। हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का 2024-2025। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, प्रीफेस कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें ओवरव्यू हमने वर्ल्ड इकोनॉमी का देख लिया है। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम ओवरव्यू देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे बता रहा है आपका इकोनॉमिक सर्वे, और वो क्या बता रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी रैंकिंग है 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, एंड 3rd लार्जेस्ट भी है। तो ये 5th और 3rd कौन से बेसिस पे, ये ध्यान देना। 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ, बोलता है नॉमिनल टर्म्स। मैंने आपको बताया था बेटा कि मार्केट एक्सचेंज रेट बेस्ड इंडिया का इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट और नॉमिनल टर्म भी सेम है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं नॉमिनल टर्म में या फिर मार्केट एक्सचेंज रेट की, तो मतलब उस टाइम पे क्या है कि आपकी करेंसी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में क्या एक्सचेंज रेट दिखा रहा है। 80 रुपीज़ का डॉलर जो डॉलर आपको एक्सचेंज रेट में अगर मिल रहा है, मतलब $1 का कॉस्ट अगर 80 रुपये है यहाँ पर, तो इस बेसिस पे जो आपका गुड्स और सर्विस का क्या निकलेगा, प्राइस निकलेगा मार्केट एक्सचेंज रेट बेस। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी इकोनॉमी किस नंबर पे आ रही है। ठीक है, अब होगा ये कि जितना ज़्यादा हमारे रुपए जो है 80 से 85 हो जाए, 85 हो जाए पर डॉलर, तो हमारा करेंसी जो है वीक होता जा रहा है। दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है किसको, $1 के सामान को लेने के लिए। तो मतलब जब इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है डॉलर में, तो हमारा बहुत सारा पैसा कम डॉलर में बनता है। इसीलिए वो बहुत पैसा होने के बाद भी वो हमारा इकोनॉमी छोटा दिख रहा होता है। तो ये तो है हमारे पास मार्केट एक्सचेंज रेट बेस और नॉमिनल बेस। ठीक है, तो हमारा 5th नंबर पे दिखता है इकोनॉमी। एंड सेकंड जो ये बोल रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, कुछ ऐसा देखो। एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बर्गर है। ठीक है, बर्गर किंग का कोई बर्गर है, या फिर पिज़्ज़ा ले लो डोमिनोज़ का। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है जो कि इंडिया में सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सेम इंग्रेडिएंट के साथ मिल रहा है आपको फॉर एग्जांपल 149 रुपीज़ का। और यूएस के अंदर वही बर्गर, वही पिज़्ज़ा, सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सेम इंग्रेडिएंट के साथ आपको मिल रहा है $2.5 का, है ना। वहाँ पे वो इतने डॉलर का मिल रहा है। इसके कारण होते हैं बहुत डिटेल में आपको, मैं जो मैंने बोला है आने वाले टाइम 1-2 दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिससे आपका इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी कि आपके ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अच्छा, तो क्या हुआ, यूएस के अंदर सेम चीज़ $2.5 का है, इंडिया के अंदर 149 रुपये का है। लेकिन अगर बेटा हम देखें कि $1 का जो है कॉस्ट 80 रुपये है, ऐसे देख लेते हैं, तो $2.5 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 160, 200 रुपये। तो मतलब $2.5 200 रुपये। वैसे तो ये पिज़्ज़ा आना चाहिए था 200 रुपये का इंडिया के पैसों के हिसाब से, लेकिन हम इंडिया में इसको कितने का खरीद पा रहे हैं, 150 रुपये का। 50 रुपये कम दे पा रहे हैं ना हम। तो मतलब ये जो कॉमोडिटी खरीदने का हमारा कैपेसिटी है हमारे पैसे की, वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जब हम मार्केट में एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है, एक गुड्स मतलब बास्केट होता है नंबर ऑफ गुड्स का, उस बास्केट को, सेम बास्केट वो यूएस में भी है, इंडिया में भी है, नंबर ऑफ गुड्स सेम है और टाइप ऑफ गुड्स भी सेम है। तो वो बास्केट को खरीदने के लिए यूएस में जो पैसा देते हैं और इंडिया में जो हम पैसा देते हैं, उसका जो एक्सचेंज रेट है वो हमारे पास कैसा देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। वहाँ सिर्फ हमारे को 150 रुपये देना पड़ रहा है, नहीं तो अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करके हम खरीदते तो हमें 200 रुपये देना पड़ता। ये इसको कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। दैट मीन्स सामान जब हम ले रहे हैं ना अपने पैसे से, तो सामान ज़्यादा खरीद पा रहे हैं कंपेरेटिव अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को अपने ही देश में। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि अमेरिका में जाके तुम सामान लोगे और तुम बोलोगे कि हमारे देश का 150 लगेगा पैसे के हिसाब से सामान में। ऐसा नहीं, अपने देश में ही हम वो सामान, सेम सामान है लेकिन अपने देश में उसको खरीद पा रहे हैं हम सस्ते में। कंपैरेटिव अमेरिका में खरीदते तो वो एक्सचेंज करना पड़ता, क्योंकि अमेरिका में थोड़ी ना चलेगा रुपया, डॉलर लेना पड़ेगा आपको। डॉलर एक्सचेंज करोगे फिर वो 200 रुपये का मिलेगा, इंडिया में कितना मिला है, 150 का मिलेगा। इसके कारण बहुत सारे होते हैं बेटा। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण, एक मेजर कारण है कि इंडिया में लेबर जो है वो चीप है ना। आप
आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि कोई भी जो सामान बनता है वो 4 फैक्टर्स पर डिसाइड करते हैं। 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर हो गया, इन्वेस्टर हो गया और इंटरेस्ट हो गया। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं, ये चारों जो हैं इंडिया में कैसे हैं? सस्ते हैं कंपैरेटिव अमेरिका। बहुत सारा लेबर है, सस्ता लेबर है, तो सामान में अगर लेबर का कॉस्ट ही कम है तो टोटल कॉस्ट भी गुड्स का कम होगा, है ना। ये एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर हम देखें कि इंडिया में सामान खरीदने का, सेम काइंड ऑफ गुड्स को खरीदने का पावर ज़्यादा है, इसीलिए 3rd नंबर पे आता है पीपीपी में, और एक्सचेंज रेट में 5th नंबर पे आता है। दैट्स इट, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा मुझे लगता है। किसी को कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ भी आपको लगता है, मैं डेफिनेटली जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो बोलता है वो ये बोल रहा है कि बेटा एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो हाफ हुई है बोलते 2011 से 19 के बीच में। अब ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम डिटेल में पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग टाइम पे इसको चेंज किया गया है, इसके डेफिनेशंस को, तो वो क्या है तो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप तेंदुलकर कमेटी क्या बोलती है, बहुत सारी कमेटीज़ हैं। तो ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है यहाँ पर आपको बता रहा है वो कौन है एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग, जिनके पास बोलता है पर पर्सन पर डे $2.15 से कम अगर इनकम होता है एक दिन का, $2.15 से पर पर्सन, पर हाउस होल्ड नहीं, पूरा घर नहीं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आता है अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी के। और यहाँ पे ये बता रहा है कि 2011 से 2019 तक ये एक्सट्रीम पॉवर्टी हाफ हुई है। क्या हुई है? आधी हुई है, याद रखना। और एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है इसके हिसाब से ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ बता रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो बोलता है कि पेंडेमिक से लेकर अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, वो क्या हुआ है, थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है ग्रेजुअली, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है अर्बन एरिया में धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीमेल वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा आपका देखने को मिल रहा है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है कंपैरेटिव। अगर हम यूथ देखें, अर्बन यूथ, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी हमारे को वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो अर्बन यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट आप देखोगे वो रिमेंड एलिवेटेड ही है। रिमेंड एलिवेटेड मतलब ज़्यादा ही है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का, जो कितना है 16.8% है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर। अर्बन यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना कितना है, 16.8%। लेकिन वुमेन्स जो हैं अर्बन एरिया की, उनका अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, कितना से कितना घटा है, 14.3 से 2021-22 के कंपैरिजन में 9% रह गया है 2024-25 के कंपैरिजन। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी डिटेल में उस वीडियो में आप देख लेना, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, ठीक है। इनमें से जो वुमेन का घटा है इसका कारण समझा देता हूँ। क्योंकि कोविड के टाइम पीरियड पे ज़्यादा जो जॉब लॉसेज हुए थे वो वुमेन्स के ही हुए थे, क्योंकि घर में जनरली इंडियन फैमिली में ये होता है कि मेल को तो काम करना ही है, कोई भी कंडीशन हो, कोविड हो चाहे बाढ़ आ रही हो, तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा। फीमेल जो है वो जल्दी से इजी, मतलब जल्दी से का मतलब हुआ कि फीमेल जो है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि वो जॉब अगर चाहे छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। कोविड के टाइम में मेल्स का भी जॉब गया, फीमेल्स का बहुत ज़्यादा गया। तो वापस जब कोविड रिकवर हुआ उसके बाद फिर फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स में वापस रिटर्न हुए, ठीक है। इसीलिए आपको देखने को मिलता है इनका रिकवरी अच्छा है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें जो आएगा, लेकिन जैसे आप देखते हो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल इज मतलब यहाँ सूटेबल नहीं है वो। फ्रिक्शनल इज़ लाइक कि कोई बंदा जॉब छोड़ रहा है कोई बेटर जॉब के लिए, वो बीच में जो वो क्या है अनएम्प्लॉयड है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही बेटा आपका ना एक आता है सिस्टमेटिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सिस्टम में कोई गड़बड़ है, सिस्टम में कोई चेंज हो गया, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कॉज कर रहा है सिस्टमेटिक, ठीक है। तो वो उसके अंदर ये लाई करेगा अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब ये एक और चीज़ है, बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट के अंदर। अच्छा, एक और जो है प्रॉब्लम रह सकता है, एडवांस एस्टिमेट एक चीज़ होती है। क्या होता है, व्हाट इज़ एडवांस एस्टिमेट, पता होना चाहिए आपको। तो एडवांस एस्टिमेट होता है बेटा कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो है इकोनॉमिक सर्वे बना रहे हैं 2024-25 का, लेकिन ये सर्वे बनना शुरू हो गया दिसंबर 2024 से, ठीक है, और हम एस्टिमेट कर रहे हैं पूरा फाइनेंशियल ईयर 25 तक, मतलब
25 मार्च 31 तक। लेकिन हम कर कब रहे हैं एस्टिमेट? 2024 में दिसंबर में बैठ के कर रहे हैं और उससे पहले डाटा उठा रहे हैं। तो मतलब हम उस डाटा के बेसिस पे जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं 31 मार्च 2025 तक क्या होने वाला है, उसको एडवांस, नाम से पता चल रहा है एडवांस हमने एस्टिमेट कर दिया, दैट इज़ एडवांस। दूसरा एक एस्टिमेट होता है दैट इज़ प्रोविजनल एस्टिमेट। तो ये प्रोविजनल एस्टिमेट जो है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना अभी 2025, तो 25 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अब जो एक्चुअल डाटा सामने आएगा और वो एक्चुअल डाटा को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि हमने एस्टिमेट ये किया था लेकिन हुआ ये, तो वो जो एक्चुअल हुआ होता है इकोनॉमी में चेंज, वो अंडर आता है किसके? दैट इज प्रोविजनल एस्टिमेट। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, सिंपल सा है, याद रख लेना। एडवांस एस्टिमेट के अंदर ये क्या कह रहा है, जो कि रिलीज़ किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक आपका सर्वे जो है, आपका स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है, तो वो सर्वे करता है, तो उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये काम करता है एनएसओ, तो इनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रियल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होने वाला है, मैंने कल आपको समझा दिया था रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। रियल मतलब हुआ कि किसी बेस ईयर के टाइम में जो प्राइस था किसी सामान का, उसके बेसिस पे उस प्राइस को कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे आज कितने गुड्स एंड सर्विस और बने और कितना टोटल हुआ उसका, दैट इज़ जीडीपी। कौन सा? रियल। नॉमिनल होता है जो करंट प्राइस चल रहा है इन्फ्लेशन के साथ, मतलब आप ऐसे समझ लो सिंपल कि जो हमारे पास ये है रियल जीडीपी है, उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं हो रहा है और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी ऐड होता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रियल जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, वो एस्टिमेट किया गया है 6.4%। याद रखना 6.4% इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट, इंडिया की बात हो रही है ये चैप्टर में पूरे में, ठीक है। तो 6.4% एस्टिमेट किया गया है इस बार का जीडीपी। एडवांस एस्टिमेट है, मतलब 2025-31 मार्च तक का जो हमने एस्टिमेट किया था एडवांस में, तो अभी प्रोविजनल एस्टिमेट नहीं आया है, पिछले का प्रोविजनल एस्टिमेट आ गया पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके साथ कंपेयर कर रहा है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एस्टिमेट है एडवांस, उसके अकॉर्डिंग 6.4% रहने वाला है जीडीपी इंडिया का 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि कंपेयर अगर हम करें पिछले 2023-24 फाइनेंशियल ईयर को, है ना, वो प्रोविजनल एस्टिमेट में जो आया था दैट वाज 8.2%। तो देखो बेटा 8.2% लास्ट ईयर था प्रोविजनल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, अभी एडवांस एस्टिमेट में 6.4% हो गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करा है हमारा क्या, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। देन नॉमिनल जीडीपी की भी बात कर लें, तो नॉमिनल जीडीपी जो है 9.7% रहने वाला है इस साल, जो कि लास्ट ईयर जो रहा था 9.6% रहा था। तो याद रखना कि नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रियल जीडीपी कम देखने को मिल रहा है, तो एक सीधी सीधी बात समझ आ रही है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ा है ना। ओके, नेक्स्ट। अब एक और चीज़ आता है इसी के अंदर, आपको जो है कुछ ये कंपेयर करेगा आपके सेक्टर के अंदर जो सब सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर कुछ सब सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स का क्या रोल रहा है, कितना जो है वैल्यू में एडिशन हुआ है। तो देखो नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं बेटा, नेशनल इनकम 3 तरह से निकालते हैं। एक आपके पास होता है, मतलब 3 तरह के मेथड्स होते हैं इसको निकालने के, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है और वैल्यू एडिशन मेथड होता है। तो वैल्यू एडिशन मेथड ही है जो ये बात कर रहा है, ये वाला ग्रॉस वैल्यू एडिट, ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं, रियल ग्रॉस वैल्यू एडिट ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है, वो बोलता है आपका ग्रोथ देखने को मिला है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में क्या देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, तो उसमें जीवीए में ग्रोथ देखने को मिला है, ग्रॉस वैल्यू एडिट में ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर एलाइड में ही देखते हैं, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि गेहूँ हो रहा है कहीं पे, और गेहूँ जो है वो आगे चल के उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। पहले खेत में गेहूँ हुआ, अब जब तक वो खेत में ही है उसका प्राइस तो ज़ीरो ही है, अगर वो सड़ सुड़ गया वहाँ कुछ नहीं होगा, काट के लाना पड़ेगा, काट के लाके आप उसको निकालोगे, उसके सील से गेहूँ निकलेगा और साबुत गेहूँ बेचोगे। नॉर्मल गेहूँ बेचोगे पूरा, तो मान लो ज़ीरो प्राइस था खेत में और गेहूँ बेच रहा हूँ 50 रुपये किलो, तो 50 रुपये ज़ीरो से 50 में एडिशन हो गया वैल्यू का, जो कि हमने काटा कूटा छांटा छूटा, उसमें कुछ खर्चा बना, तो 50 रुपये कॉस्ट बनी जी वैल्यू एडिशन में पहले शिफ्ट में। बाद में मैंने गेहूँ जिसको बेचा, उस बंदे ने गेहूँ को क्या कर दिया, पीस लिया, आटा बना दिया, बंदे ने 200 रुपये किलो का आटा बेच दिया, 150 रुपये का और एडिशन हुआ, 50 तो ऑलरेडी उसने दिया गेहूँ खरीदने का, फिर 200 रुपये में उसने बेचा, मतलब 50 रुपये दिया था, 200 रुपये
रुपये बेचा, 150 रुपये का सीधा सीधा यहाँ एडिशन हो गया वैल्यू में। तो 150 ये एडिशन हुआ, 50 पहले एडिशन हुआ था। जिसने आटा खरीदा उसने आगे जाके उसी आटे के बना दिए क्या, सिड्डू बना दिए उसने, समझ लो सिड्डू बना दिया, और सिड्डू बेच लिए 1000 रुपये के उसी 200 आटे से खरीद के, उसमें और एडिशन हुआ ना। तो वैल्यू एडिशन मतलब कुछ हम चीज़ों को और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, और ईजी कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं, उसमें वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रो इंडस्ट्रीज, वो यही करती हैं, वो वैल्यू एडिशन करती हैं। इसलिए वो बोलते हैं किसान उगा रहा है उसको कुछ मिल नहीं रहा है, भाई उसको उतना मिल रहा है जितना वो उगा रहा है, उसका पैसा आगे वाला बंदा उसमें एडिशन कर रहा है वैल्यू का तो ही मिल रहा है। सीधा गेहूं खाने का पैसा कोई नहीं दे रहा है, यहाँ बर्गर खाने का पैसा दे रहे हैं, लेकिन गेहूं से बर्गर जो बना रहा है ना उसका बंद, वो उसका खेल है बस। तो किसान अगर खुद बना ले गेहूं से बर्गर बंद बना ले तो उसको भी मिलेगा पैसा, ऐसा कुछ है। तो वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है ये इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे याद रखना है ये कि रियल जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है, ठीक है, तो वैल्यू में जो एडिशन हुआ है तो वो बोलता है उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे वो ज़्यादा हुआ है। 3.8% की 2024-25 में इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज़ देखा गया है। 2024-25 के अंदर 3.8% का इंक्रीज़ मतलब एस्टिमेट करा है इन्होंने, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1.4% था। ठीक है तो बेटा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2023-24, 2023-24, 2022-23, 2024-25, इनके बीच में जो भी ये सेक्टर्स दिए हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इनको कंपेयर करके हमने पेपर के लिए याद रखना होता है। इंपॉर्टेंट जो आपको 3, 4, 5 लगते हैं, मैंने जो टिक भी करे हैं और साथ में हाईलाइट भी करे हैं, उनको कुछ को आपने 4-5 को टेबल जैसा बना देना है। सीक्वेंस में याद रखना कि 20-23 में 20 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 में क्या था, 24 में क्या था, 25 में क्या था, एक टेबल बना दो अपने सामने। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, कथा सुन के कुछ नहीं होता, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। यहाँ जस्ट आप चीज़ों को समझ रहे हो, ईजी तरीके से सीख रहे हो, उसके बाद आप खुद नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको, और अपने तरीके से बनाने पड़ेंगे। मेरे ये नोट्स स्क्रीनशॉट भी ले लोगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर आदमी अपने अकॉर्डिंग बनाता है चीज़ों को, है ना। टीचर पढ़ाने के लिए बना रहा है, मुझे अगर पढ़ने के लिए बनाना होता नोट्स तो ऐसे नहीं बनाता मैं, ठीक है। तो ये बात सिंपल और क्लियर है, ऐसा नहीं होता। वो सब बकवास करते हैं अगर लोग, कोई ऐसा बोलते हैं इससे पढ़ लो यही है सब कुछ, नहीं बेटा, हर बच्चे का अपना एक पैटर्न होता है, आपको उसी पैटर्न को समझना पड़ेगा कि मैं किस तरह से समझता हूँ चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक सेक्टर देख लिया इन्होंने, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में क्या हुआ था याद रखना। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, और कंस्ट्रक्शन के साथ फाइनेंशियल और रियल एस्टेट और आपका प्रोफेशनल सर्विसेज, ये 2 सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8.6% का ग्रोथ है, और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और आपका ये प्रोफेशनल जो सर्विस है उसमें 7.3% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप इस टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ आपको क्लियर सब चीज़ें देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल रियल एस्टेट में आपको देखने को मिल रहा है कि क्या था पहले, तो फाइनेंशियल रियल एस्टेट यहाँ पे कलर देख लो, इसको मैच कर लो, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल रियल एस्टेट अब क्या है, तो यहाँ किस तरह का, कौन से ईयर में क्या हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ दिस वन, ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस है मुझे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर देख लेना। तो मैन्युफैक्चरिंग है ये ग्रीन वाला 9.3, जो कि आपको नेक्स्ट में देखने को मिल रहा है 2024-25 में 5.3 हुआ है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ये इजीली दिख रहा है मुझे, ये वाला जो कलर दिख रहा है आपको क्रीम जैसा कलर, तो ये 9.3 था 2023-24 में, जो कि घट के हुआ है 8.6, ठीक है। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है ग्रोथ, वो देखने को मिल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो याद रखना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7.8 से 9.1 का ग्रोथ हुआ है, बाकी लगभग सब जगह पे डिक्लाइन हुआ है। बस एक है एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 1.4 था, वो 3.8 में बढ़ा है, अभी हमने ऊपर देखा था। इस तरह से ग्राफ से ही कंपेयर करके याद रखना ईजी होगा। इस ग्राफ को खुद कॉपी पे बना लो, सारा मत बनाओ, 4-5 इंपॉर्टेंट है वो बनाओ, और 2024 फाइनेंशियल ईयर रखो, 25 रखो आमने सामने, और सीधा उसको बार बार देखोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ठीक है, यही था इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एक मेंस बेस्ड टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। देखो, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025-26 का एचएस में जो है पूछा जा सकता है, दैट इज़, और यूपीएससी के लिए थोड़ा इससे एक फॉर्डर की तरह इसको यूज़ कर सकता है बच्चा। तो बोलता है डिस्कस हाउ द इंडियन गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स टारगेट ऑफ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ
1 ट्रिलियन बाय 2030। तो सरकार, भारत सरकार जो है अपना जो एक टारगेट बनाया है भारत सरकार ने, और टारगेट क्या है कि 2030 तक हमने मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है $1 ट्रिलियन। ठीक है, तो कैसे वो बढ़ा सकता है बताओ, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट उसको बढ़ा सकती है, आपको बताने हैं तरीके उसके। तो वो इस सर्वे में दे रखे हैं ऑलरेडी, वो उसके साथ कुछ और ऐड कर सकते हो आप, और ये तो है ही सीधा सीधा। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे आप लिखोगे, और ऐसा लिखोगे तो बड़ा ही ज़्यादा सही रहने वाला है। और जितने वर्ड्स का एच के अंदर क्वेश्चन पूछता है, ये आंसर सीधा सीधा है बेटा। हाँ, बस इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मैं बताता हूँ क्या। तो देखो, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया 3 तरह का काम कर रहा है, और वो 3 काम ये हैं जिसके बेसिस पे वो इजीली अचीव कर सकता है अपना ये टारगेट। और 3 काम क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? तो पहले बोलता है कि रिड्यूसिंग आपका ट्रेड कॉस्ट। ट्रेड कॉस्ट को जो इंडियन गवर्नमेंट रिड्यूस, या तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे ये करना चाहिए कि ट्रेड जो आपका क्या है कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स आपको एग्जांपल में लिखने पड़ेंगे जो चल रहे हैं, मैं आपको थोड़े बहुत बताऊंगा। मतलब जस्ट थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम स्पेसिफिक अलग एक वीडियो करेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर, प्रॉपर बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो वहाँ पे ही देखेंगे अच्छे से, अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जस्ट। तो क्या हुआ, रिडक्शन ट्रेड कॉस्ट। सेकंड इज आपका ट्रेड बैरियर्स जो है उनको कम करना है, और कर रही है गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को कम। और डीपनिंग इंटरेस्ट और इंटीग्रेशंस इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन जो है, जो ग्लोबली जो ट्रेड हो रहा है आपस में अलग अलग कंट्रीज़ का, और ग्लोबली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन जो है, तो उसके अंदर हमें जो है वो पार्टिसिपेशन और बढ़ाना है, उसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो रहना चाहिए। तो इस 3 चीज़ों को फॉलो करके जो है इंडिया अचीव कर सकता है इस टारगेट को। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा है, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी डाल रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देखो बहुत इजीली। मैं थोड़ा फर्दर रिड्यूसिंग ट्रेड कॉस्ट। ट्रेड कॉस्ट कैसे रिड्यूस किया जा सकता है बेटा? ट्रेड कॉस्ट तब रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेड रिलेटेड उसको सुधारोगे। भारतमाला प्रोजेक्ट आपको पता होगा, है ना, इंडियन गवर्नमेंट चला रहा है, तो उसका मेजर रोल क्या है? उसका यही रोल है, उसका रोल है कि लॉजिस्टिक्स जो है, जो उसमें कॉस्ट पड़ रहा है उसको कम करना। सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, और बहुत जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई है, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो आपका जो करते हैं सामान, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसको और ईज़ किया जा रहा है उसके अंदर। तो बहुत सारी स्कीम है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। नेशनल जो लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स थे उसके लिए आप देखोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट कर रही है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, है ना। और टैरिफ रिडक्शन जो है गवर्नमेंट कर रही है, टैरिफ को रिड्यूस। अभी रीसेंट आप अमेरिका और इंडिया का देख रहे हो, उसके अंदर यही सब चल रहा है, और इंडिया बहुत जल्दी अमेरिका के सामान पे टैरिफ कम करने वाला है, क्योंकि इंडिया पे टैरिफ ऑलरेडी अमेरिकन गवर्नमेंट ने लगा दिया है, तो उसको नेगोशिएट कुछ ऐसे ही किया जाएगा। तो मतलब ये टू एज स्वॉर्ड होता है। अब गवर्नमेंट किस तरह से चलाती है वो इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको पता है क्या करना होता है ना। जस्ट हमें तो उसको पढ़ना है और उसको समझना है बहुत अच्छे से। तो ये अभी रिसेंट देखोगे आप बजट के अंदर 2025-26 में बेटा क्या किया है, ये कस्टम्स टैरिफ रिवीजन क्या प्रावधान रखा गया है, तो टैरिफ को रिवाइज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरह, मैंने कहा था, और करने वाले हैं वो बहुत जल्दी। थर्ड, डीपनिंग दी बोलता है इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह कर रहे हैं बहुत सारा। आप देखोगे प्रोडक्शन लिंक्ड आपका इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। यस, ये पीएलआई बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएलआईज क्या होते हैं, आप देखो पीएलआईज जो हैं कुछ ऐसे इंसेंटिव हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और जो इंडिया में मतलब कंपनीज और कुछ चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो इंडिया में आए। जैसे कि ये एलोन मस्क है, अगर वो इंडिया में आके अपना कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे उसको इंसेंटिव मिलेंगे, उसके ऊपर टैरिफ्स जो अभी लग रहे हैं वहाँ से जो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं वो नहीं लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है मैन्युफैक्चरिंग जो एक कंपनीज है उनको। ये सारी चीज़ें इस आंसर में आएंगी, और बहुत और भी चीज़ें आएंगी, जस्ट मैंने हाईलाइट्स दिया कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं डायरेक्ट सर्वे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है बेटा कि यहाँ पे सर्वे बोल रहा है कि जो सर्विस एक्टिविटी है वो आपको देखने को मिल रहा है हैज़ बीन आपका स्टडी कॉन्स्टेंटली वो है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है सर्विस सेक्टर में। लेकिन ग्रोथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, ग्रोथ रिकवर हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर फिर से ग्रो कर रहा है। और उसका कारण क्या है, तो यहाँ पे बोलता है कि रूरल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर
अच्छा कर दिया, इरिगेशन सिस्टम कुछ डेवलप कर दिया हमने। अभी जो मार्केट में बहुत सारे ये रिफॉर्म्स करे हैं, ठीक है। तो आपका जैसे पीछे इशू चल रहा था, दैट इज़ एमएसपी का, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे एमएसपी जो है देना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो आपका इंक्रीज वापस से रिवाइव कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट बोलता है इन कॉन्ट्रास्ट हायर इन्फ्लेशन एंड बोलता है स्लो क्रेडिट ग्रोथ हैव कर्ब्ड द कंजम्पशन इन अर्बन एरिया। रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है, अर्बन इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, ये बिल्कुल सत्य है। उसका कारण ये है, और दो कारण इंपॉर्टेंट है अर्बन इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का रिसेंट टाइम में। फर्स्ट इज इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हो गई है, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, पैसा बचा के रख रहे हैं, इसीलिए बोल रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है। अगर अर्बन में क्या है, क्या होता है, वही पिज़्ज़ा बर्गर दुकानें ये वो, सो अगर खर्च नहीं करोगे, बाहर कमाने जाओगे, सिर्फ पैसा कमा के घर भेजोगे, तो वहाँ इकोनॉमी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो सिंपल है, अगर महंगाई बढ़ रही है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, लोग अब उतना नहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, लोग उतना नहीं जा रहे हैं मॉल्स में और ये सब होटल्स और ये सब घूमने फिरने, तो इस वजह से अर्बन इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बेटा 3 सेक्टर हैं, आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का एनएसओ का रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है ग्रोथ रेट इंडिया में कैसा है। तो आप कंपेयर करके याद रखना, प्राइमरी सेक्टर 2023 फाइनेंशियल ईयर का प्राइमरी में क्या था, सेकेंडरी में क्या था, टर्शरी में क्या था। अगेन 2024 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर 24-25 का कंपैरिजन तो बहुत अच्छे से याद रखना। प्राइमरी 2.1 था, बढ़ गया है, देखो प्राइमरी सेक्टर 3.6 एक्सपेक्टेड है इंडिया का, बढ़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो घटा है, 6.5% हुआ है। एंड टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा बहुत स्टडी देखने को मिल रहा है, बट उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। एक ही सेक्टर है जो बढ़ा है, दैट इज़ ओनली प्राइमरी सेक्टर, और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेक्टर बेस भी आपको कंपैरिजन इंडिया का देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लास्ट अब पहुँच रहे हैं, दैट इज़ रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब वही रियल होता है जो कांस्टेंट प्राइस पे हम देखते हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 184.88 लाख करोड़ जो है ये लेवल अटेन करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत। तो ये जीडीपी कॉस्ट है। जीडीपी ग्रोथ इज डिफरेंट एंड जीडीपी इज डिफरेंट, ये ध्यान देना। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं 6.4%, दैट इज ग्रोथ। मतलब वो ये बता रहा है कि आने वाले साल में, पिछली वाली साल में जो हमारे पास हुआ था कॉस्ट, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, वो आने वाले साल में बढ़ेगा और इतने रेट से बढ़ेगा। लेकिन जीडीपी अगर नॉर्मल बोले तो वो एक वैल्यू है। जीडीपी ग्रोथ जस्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ ये बता रहा है कि चांसेस कितने हैं, कितने दर से बढ़ने के चांस है गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन जीडीपी इन टर्म सिंपल एक वैल्यू है, और वो वैल्यू ये है। तो ये है जी हमारे पास 2024-25 में जीडीपी रहने वाला है 184.88 लाख करोड़, और जो कि 2024 फाइनेंशियल ईयर के अंदर था 173.82 लाख करोड़। ध्यान देना, दोनों को याद रख लेना। उसके बाद बोलता है ग्रोथ रेट, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ 2024-25 में कितना बोल रहा है, 6.4%, जो कि लास्ट ईयर जो था कंपेयर एस्टिमेट जो किया था दैट वाज आपका 8.2%। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम देखते हैं क्या होता है एडवांस एस्टिमेट, ठीक है, और प्रो क्या होता है प्रोविजनल। देन नॉमिनल जीडीपी, ये था रियल। नॉमिनल जीडीपी अगर बात करें तो नॉमिनल जीडीपी रहने वाला है इस साल 324.11 लाख करोड़। देख लो बेटा रियल और नॉमिनल में फ़र्क कितना है, इन्फ्लेशन। हाँ, नेक्स्ट अब 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें कितना था और अभी कितना रहने वाला है, दोनों को कंपेयर करके देख लेना। और ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ 9.7, रियल ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ 6.4, दोनों ही याद रख लेना। ठीक है, कितना है। और यहाँ पर जो आपका चार्ट ऊपर लगा था उसको फिर से एक बार देख लेना। एंड दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन हिमाचल का इकोनॉमी एंड इंडिया का इकोनॉमी, इसको देख लो। तो ये है हिमाचल का, ये है इंडिया का। आप देखना, इसको याद बस परसेंटेज बेस रखना। 2020-21 में अगर आप देखोगे बेटा तो आप इंडिया का इकोनॉमी सबसे ज़्यादा नेगेटिव में गया था, मतलब हिमाचल के कंपैरिजन में नेगेटिव में ज़्यादा गया था, 5.8 था वो, एंड इट वाज -4.4। देन आफ्टर दैट इंडिया का इकोनॉमी जो है वो
शार्प इंक्रीज हुआ 2021-22 में 9.7 हुआ, हिमाचल का 4.8 तक हुआ था। देन हिमाचल कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, लेकिन इस बार जो है हिमाचल का जो ग्रोथ रेट है 6.4 वो 6.6 से 4 पे आया है। लास्ट 2000 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 में था 6, 24 में हो गया 6.6, 25 में है इस बार 6.4, इंडिया का है 6.7। तो इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव किसके, इस HP के ग्रोथ रेट से। तो इस तरह से आपको याद रखना है कंपैरिजन ऑफ आपका ग्रॉस GDP और आपका GSDP एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पे ये बता रहा है, ना कि आपका किस पे, नॉमिनल पे, ठीक है। तो याद मार्केट प्राइस पे नहीं बता रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे ये आपको देखने को मिल रहा है। ये ध्यान देना, कांस्टेंट पे पूछा है या किस पे पूछा है। कांस्टेंट प्राइस पे जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, 6.4 किसका हो गया है, दैट इज़ दिस ग्रीन वन इंडिया का। और ओ सॉरी गलत हो गया इधर, हाँ, इंडिया का जो है 6.4 हुआ है, मतलब इस साल इंडिया का कम हुआ है, हिमाचल का ज़्यादा फॉरकास्ट किया है, दैट इज़ 6.7। तो हिमाचल 6.7 है और इंडिया 6.4 है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से देख लेना, ये है ना, ये कलर का थोड़ा सा फ़र्क हो गया आँख में। ओके दैट्स इट बेटा। तो यही है हमारे पास लास्ट एक कुछ और फैक्ट्स थोड़ा बहुत मतलब देखो क्या है, दैट पर कैपिटा इनकम, यस पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना एस्टिमेट हुआ है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, तो वो है हमारे पास कितना, 2,162 रुपये, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 1,84,205 रुपये। तो ये याद रखना, और ये ग्रो हुआ है 8.7% से लास्ट ईयर से 8.7% के रेट से ये बढ़ा है। याद रखना कितना, इंडिया का बात हो रहा है, ओके, इंडिया का ये बात हो रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कमेंट ज़रूर करना, आपको कैसा लगा, आप क्या चाहते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कोई क्वेश्चन डेफिनेटली पूछो बेटा। ओके, सो बाय, थैंक यू।